नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास पर नजर डाल रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से जुड़े एक मामले पर गौर फरमाया है। हाँ, नमस्कार। और ये मामला वाकई अहम है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं बड़ी खबर है, क्योंकि टेट का सीधा संबंध देश भर में शिक्षकों की नियुक्ति और जाहिर है शिक्षा की गुणवत्ता से है। बिल्कुल, सीधे तौर पर जुड़ा है। तो मामला क्या है, इसे समझने के लिए हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में दायर किसी याचिका की रसीद की तस्वीर है। अच्छा। और दूसरा एक छोटी सी समाचार रिपोर्ट जो इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टेट से जुड़े किसी मुद्दे पर कदम उठाया है। ठीक है, तो एक रसीद और एक न्यूज़ रिपोर्ट। हाँ ठीक है, तो चलिए इस मामले को जरा खोलकर देखते हैं। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे जोड़कर समझें कि आखिर चल क्या रहा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस समाचार रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आश्रित कल्याण संघ नाम के एक संगठन की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया है। आश्रित कल्याण संघ, ठीक है। और उसे एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL में तब्दील कर दिया है। अच्छा, यानी कोर्ट ने खुद इसे PIL बनाया है। ये दिलचस्प है। हाँ, और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ये याचिका टेट प्रकरण से जुड़ी है। अब ये प्रकरण क्या है इसका ब्यौरा तो रिपोर्ट में नहीं है, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं है उसमें। लेकिन टेट से जुड़ा होना ही इसे अहम बना देता है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात गौर करने लायक है, जैसे आपने कहा कि अदालत ने खुद एक प्रार्थना पत्र को PIL में बदला है। देखिए, जनहित याचिका जो है वो भारतीय न्याय व्यवस्था का एक बेहद शक्तिशाली जरिया है। हाँ, वो तो है। हम सब जानते हैं कि इसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था जिनका मामले से सीधा मतलब निजी वास्ता ना भी हो, वो बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दे सीधे सर्वोच्च अदालत तक ले जा सकती हैं। हाँ। लेकिन कई बार, जैसा इस मामले में लगता है, अदालतें खुद किसी चिट्ठी या आवेदन या कभी-कभी तो मीडिया रिपोर्ट को देखकर भी मामले का संज्ञान ले लेती हैं, जिसे सुओ मोटो संज्ञान भी कहते हैं, और उसे PIL मानकर सुनवाई शुरू कर देती हैं। अच्छा, सुओ मोटो। हाँ, ये दिखाता है कि अदालत को शायद पहली नजर में ही लगा कि यह मुद्दा सिर्फ उस संघ का नहीं बल्कि व्यापक जनहित से जुड़ा है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। ये न्याय को एक तरह से ज्यादा सुलभ बनाने का एक तरीका है, खासकर उन मुद्दों के लिए जो किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समूह या पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यानी अदालत ने इसे एक व्यक्ति या संगठन की अर्जी से ऊपर उठकर देखा है। हाँ। अच्छा, अब उस दूसरे स्रोत पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्राप्ति रसीद की तस्वीर। हाँ, वो रसीद। ये रसीद इस पहेली का एक अहम हिस्सा हो सकती है। क्या ये उसी मामले से जुड़ी है जिसका जिक्र खबर में है? ये देखना होगा। देखते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इस रसीद पर कुछ ठोस जानकारी है जो हमें थोड़ी और तस्वीर देती है। इसमें एक इनवर्ड संख्या लिखी है 54687 SCIPL E 2025। 54687 SCIPL E 2025। ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में इस केस का एक यूनिक आइडेंटिफायर है ना, जिससे इसे ट्रैक किया जा सकता है। और हाँ, इसमें PILE लिखा होना इस बात की पुष्टि करता है कि ये एक जनहित याचिका ही है। हाँ, PIL है, ये तो पक्का है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आवेदक का नाम आश्रित कल्याण संघ नहीं बल्कि प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी लिखा है। प्रभात कुमार विनय कुमार त्रिपाठी, अच्छा, ये अलग नाम है। हाँ, उनका पता भी दिया है, गांव बेलवार, पोस्ट डुबावल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो ये याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। हाँ, ये थोड़ा मतलब उलझाता है ना। समाचार रिपोर्ट में आश्रित कल्याण संघ का जिक्र है। हाँ। और रसीद पर एक व्यक्ति का नाम है, प्रभात कुमार त्रिपाठी। इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है प्रभात कुमार त्रिपाठी उस संघ से जुड़े हों और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर की हो, ये मुमकिन है। हो सकता है। या ये भी मुमकिन है कि संघ का प्रार्थना पत्र अलग हो और ये PIL अलग, लेकिन दोनों एक ही मुद्दे यानी जो टेट प्रकरण कहा जा रहा है उसी से जुड़े हों। अच्छा। और अदालत ने उन्हें शायद एक साथ जोड़ दिया हो या एक ही समय पर संज्ञान लिया हो। बिना और जानकारी के मतलब पक्के तौर पर कहना मुश्किल है अभी। सही है। रसीद पर 2 तारीखें भी हैं, पत्र की तारीख, लेटर डेट
है 16 जून 2025 जून 2025। और प्राप्ति की तारीख रिसीव्ड ऑन है 24 सितंबर 2025। यानी पत्र तो जून में लिखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हाल ही में सितंबर के आखिर में हुआ है। हाल ही में, हाँ। हाँ, 24 सितंबर। ये हालिया तारीख समाचार रिपोर्ट के समय से मेल खाती दिख रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेल खा रही है। हाँ। और सबसे अहम है स्थिति, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जो लिखी है प्रक्रियाधीन, अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। जो जरूरी शुरुआती औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी हो गई हैं। और अब ये न्यायिक प्रक्रिया के शुरुआती दौर में है। इसे खारिज नहीं किया गया है, बल्कि विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि सुनवाई शुरू हो गई है या कोई फैसला आ गया है। ये बस इतना बताता है कि गाड़ी, समझिए, स्टेशन से चल पड़ी है, मंजिल अभी दूर है। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों, समाचार रिपोर्ट और रसीद को मिलाकर देखें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट टीईटी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे रहा है। हाँ, ये तो साफ है। इस मुद्दे को या तो आश्रित कल्याण संघ ने उठाया, या प्रभात कुमार त्रिपाठी ने, या शायद दोनों ने अपने अपने तरीके से। ये संभव है। और अदालत ने इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करके प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि टेट से जुड़े मामले इतने अहम क्यों होते हैं। देखिए, टेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। ये तो मतलब लाखों युवाओं के सरकारी शिक्षक बनने के सपने का एक तरह से गेटवे है। हाँ, बिल्कुल। ये तय करता है कि कौन हमारे बच्चों को पढ़ाने के योग्य है। इसलिए टीईटी की प्रक्रिया, उसका सिलेबस, वैधता या उसमें किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी का असर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है। सही कहा। हमने पहले भी देखा है, टीईटी परीक्षाओं को लेकर कई तरह के विवाद उठते रहे हैं। कभी पात्रता के नियमों को लेकर, हाँ, कभी एलिजिबिलिटी को लेकर, कभी परीक्षा के पैटर्न या सिलेबस में अचानक बदलाव को लेकर, कभी परिणामों में देरी या कथित धांधली को लेकर। धांधली के आरोप भी लगते हैं। हाँ। तो कभी राज्य स्तरीय टीईटी बनाम केंद्रीय टीईटी की मान्यता को लेकर भी सवाल उठते हैं। ये मुद्दे अक्सर कानूनी लड़ाइयों में बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी मामले को पीआईएल के तौर पर स्वीकार करता है, तो ये एक बड़ा संकेत होता है। ये दिखाता है कि शायद मुद्दा किसी एक राज्य या कुछ हजार उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार किसी बड़े नीतिगत सवाल या किसी प्रणालीगत खामी से जुड़े हो सकते हैं। अच्छा। अदालत का इस पर गौर करना ही अपने आप में मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा, जैसा आपने कहा, कि ये अभी प्रक्रियाधीन है, अंडर प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। पीआईएल दायर होना या स्वीकार होना एक बात है, और उसका अंतिम नतीजा क्या होगा, ये बिल्कुल अलग बात है। एकदम। कई बार पीआईएल्स लंबी सुनवाई के बाद खारिज भी हो जाती हैं, या उनमें बहुत सीमित निर्देश ही जारी होते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। हमें यहाँ जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया लंबी और, कहना चाहिए, जटिल हो सकती है। हाँ। अदालत अब शायद संबंधित पक्षों, जैसे केंद्र सरकार हो गई, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी, हाँ, और शायद संबंधित राज्य सरकारों, उनको नोटिस जारी करेगी, उनसे जवाब मांगेगी। फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, सबूत देखे जाएंगे, और तब जाकर कोई फैसला आएगा। इसमें महीनों या कभी-कभी तो साल भी लग सकते हैं। और एक बात जो मुझे इस रसीद से दिलचस्प लगी, वो है याचिकाकर्ता का पता, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। हाँ, प्रयागराज। प्रयागराज शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ये देखना अहम है कि देश के किसी भी हिस्से से एक आम नागरिक जनहित याचिका जैसे माध्यम का इस्तेमाल करके देश की सर्वोच्च अदालत तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है, खासकर जो मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो। ये भारतीय लोकतंत्रों और हमारी न्यायपालिका की एक बड़ी खूबी है, मैं कहूंगी। बिल्कुल। जनहित याचिका ने वाकई न्याय तक आम आदमी की पहुंच को बढ़ाया है। ये दिखाता है कि अगर किसी को लगता है कि कोई नीति गलत है या कहीं कोई अन्याय हो रहा है जिसका असर बड़े पैमाने पर पड़ रहा है, तो उसके पास एक संवैधानिक रास्ता मौजूद है। हाँ। प्रभात कुमार त्रिपाठी का ये कदम, अगर ये वाकई टेट से जुड़ा है, तो उन लाखों उम्मीदवारों की आवाज बन सकता है जो शायद सीधे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ हमें ये साफ करना जरूरी है कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस मामले के क्यों और कैसे के बारे में बहुत सीमित जानकारी ही देते हैं। हाँ, ये बात सही है। हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट से जुड़े एक मामले को पीआईएल के तौर पर स्वीकार किया है, और हमारे पास एक संभावित पीआईएल की रसीद है। लेकिन उस पीआईएल में असल मांगे क्या हैं? वो टेट प्रकरण का असल मुद्दा क्या है? क्या ये भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है,
या परीक्षा की वैधता से या किसी कथित घोटाले से? ये सब बातें इन स्रोतों से पता नहीं चलती। एकदम सही, एकदम सही। और इसीलिए हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब बिना किसी पक्ष के तर्कों में जाए या अपना कोई फैसला सुनाए। हाँ, निष्पक्ष होकर। हाँ, हमारा काम तथ्यों को जोड़ना और उनके संभावित महत्व को समझना है। ये जानना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है, यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बिंदु ये है। हाँ, क्या निकल कर आ रहा है? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट से जुड़े एक मसले पर संज्ञान लिया है। ठीक है। दूसरा, एक संगठन आश्रित कल्याण संघ के प्रार्थना पत्र को जनहित याचिका PIL में बदला गया है। तीसरा, हमारे पास एक और PIL नंबर 546872025 की रसीद है जो प्रयागराज के प्रभात कुमार त्रिपाठी ने दायर की है। इसे हाल ही में 24 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया है और जो अभी प्रक्रियाधीन है। अंडर प्रोसेस। हाँ। चौथा, पूरी संभावना है कि ये दोनों संघ का पत्र और त्रिपाठी की PIL एक ही टेट प्रकरण से जुड़े हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। ये लगता तो है। और पांचवा, मामला अभी शुरुआती चरण में है और इसके अंतिम नतीजे के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सही, एकदम सटीक सारांश है। और ये मामला हमें, जैसा मैंने पहले कहा, जनहित याचिकाओं की ताकत और उनकी भूमिका की याद दिलाता है। हाँ। ये कैसे नागरिकों को व्यवस्थागत मुद्दों को उच्चतम स्तर पर उठाने का मौका देती हैं। ये न्यायिक सक्रियता और नागरिक भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण है, जहां अदालत और नागरिक मिलकर किसी संभावित प्रणालीगत समस्या को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। क्या सरकार या NCT कोई स्पष्टीकरण देगी? क्या अदालत कोई अंतरिम निर्देश, मतलब कोई इंटरिम डायरेक्शन जारी करती है? हाँ, ये देखना होगा। क्या और लोग इस मामले में जुड़ेंगे? ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बना रह सकता है और इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं, जो शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति जैसे प्रभात कुमार त्रिपाठी या एक छोटा सा संगठन जैसे आश्रित कल्याण संघ द्वारा उठाया गया एक कदम, बस एक पत्र या एक याचिका, एक ऐसी प्रक्रिया